कमिंग सर? आई। नमस्ते सर। नमस्ते सर। बिना अपना नाम बताए इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैं टोड़ाभीम कस्बे की निवासी हूँ, जो अभी हाल ही में गंगापुर जिले में शामिल हुआ है। मैंने 10वीं कक्षा माध्यमिक केशव विद्या मंदिर टोड़ाभीम से की है 2010 में। 12वीं कक्षा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोड़ाभीम से वर्ष 2012 में की है। ग्रेजुएशन में मैंने पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बीटेक किया है। वहां मैंने अपने कॉलेज के वर्षों में मेंटरशिप, कॉलेज के फाइनल ईयर में सोशल सर्विस के क्षेत्र में मेंटरशिप में भी कार्य किया है। मेरी हॉबी शतरंज खेलना है और अभी फिलहाल ही में मैं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में जूनियर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। ठीक है, आपने किस प्रकार का जो है वो सोशल स्किल के मामलों में मेंटरशिप किया है, उसमें आपका नेचर ऑफ जॉब क्या था? सर हमारे कॉलेज के समय में एक क्लब बना हुआ था जिसे हम सोशल सर्विस क्लब कहते थे। उसमें हम हमारे जो मेस, हॉस्टल की मेस और कॉलेज की मेस में जो वर्कर्स काम करते थे उन्हें हम शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। चूंकि वह संस्थागत शिक्षा से बहुत दूर थे, अतः हम उन्हें अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें शिक्षित करने का कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त स्वच्छता के क्षेत्र में भी कार्य किया जाता था। अच्छा, राजस्थान में शिक्षा की क्या स्थिति है इस समय? सर राजस्थान में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर 66.1% है। और उसमें महिलाओं की साक्षरता का क्या स्थिति है? सर महिला साक्षरता दर 52.1% है। ये मतलब ये महिला साक्षरता दर जो है वो बढ़ाई जा सके, इसके लिए सरकार अभी क्या विशेष प्रयास कर रही है? सर इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। उनमें से एक है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसमें 10वीं एवं 12वीं बच्ची के जन्म से लेकर कक्षा 10 एवं 12वीं पास करने पर पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत उन्हें पुरस्कृत करके प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत बढ़िया। आपके क्षेत्र में महिला शिक्षा की क्या स्थिति है? सर मेरा क्षेत्र महिला शिक्षा के मामले में अनफॉर्चुनेटली पिछड़ा हुआ है। वहां पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में गैप पूरे राजस्थान में सर्वाधिक है। जो आंकड़ों में देखा जाए तो 48.1% है। अभी वर्तमान में क्या रुझान है? सर अभी वर्तमान में राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से इसमें प्रगति हो रही है और धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं कि पुरुष और महिला साक्षरता एक समान दायरे पे आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, महिलाओं की जो साक्षरता के बाद अगर हम सोचना शुरू करें तो कौन सी ऐसी जो क्षेत्र हैं जहां पर महिलाओं को सशक्त किया जाना आवश्यक है? सर मेरा मानना है कि महिलाओं को साक्षरता के बाद आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की अति आवश्यकता है। और इसके लिए सरकार कोई ऐसे स्कीम, प्रोग्राम, पॉलिसी बना रही है जो अभी वर्तमान में कार्यरत मतलब काम कर रही है? जी सर, हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी निःशुल्क मोबाइल वितरण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को मोबाइल दिए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें डिजिटली सशक्त किया जाएगा और वो सरकार की योजनाओं एवं कौशल विकास के क्षेत्र में अपने आप को सशक्त कर सकेंगे। लांगुरिया के बारे में क्या जानते हैं? करौली जिले में कैला देवी माता का एक मंदिर है। वहां जो भक्त होते हैं उन्हें, और वहां जो भजन गाते हैं उन्हें लांगुरिया कहा जाता है। राजस्थान में इसके अलावा और शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पर? तो राजस्थान में शीतला माता की एक मंदिर है जो चाकसू जयपुर में है। इसके अतिरिक्त शाकंभरी माता का झुंझुनू में मंदिर है। जीण माता का सीकर में मंदिर है। लोक सेवा गारंटी कानून के बारे में? सर राज्य सरकार द्वारा यह कानून 14 नवंबर 2011 को पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था राज्य की जनता को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गारंटी देना, अर्थात उनकी सुनिश्चितता एवं पूर्ण रूप से उन तक यह पहुंच सुनिश्चित हो सके, यह आश्वस्त किया जाना। इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं इसमें? इसके लिए यह प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी भी आमजन के द्वारा कोई भी सेवा चाहिए जाती है तो वह एक पर्ची के माध्यम से रसीद कटवाकर किसी भी विभाग में अपनी सेवा अपने आप के द्वारा सेवा प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कर सकता है। और इसमें प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील का भी प्रावधान किया गया है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की कोई सेवा है क्या? सर अभी मुझे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं? आपका काम ही नहीं पड़ा कभी? तो हम कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सीधे तौर पर व्यापारियों से संपर्क करके और हितधारकों से संपर्क करके वैसे ही उन्हें सेवा प्रदान की जाती है। इस माध्यम से कोई कभी अपील या ऐसा कुछ विशेष आया हो, यह मेरे संज्ञान में नहीं आया। अच्छा, अगर कोई मान लो सेवा प्रदान नहीं करता है तो क्या प्रोविजन है? सर वह अपील के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। और उच्च अधिकारियों ने मतलब क्या उसमें कोई दंड का प्रोविजन भी है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी सर। क्या? सर जुर्माना है, लेकिन उसकी अमाउंट के बारे में अभी मुझे
पूर्ण रूप में याद नहीं है। ठीक है, सुनवाई का अधिकार अधिनियम क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम सन 2012 में लागू किया गया, इतना ही मुझे भी ज्ञात है। आपके कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी बना रखा होगा जो इस एक्ट के तहत सुनवाई करने के लिए अधिकृत होगा? जी सर। कौन है? सर माननीय डीसी महोदय, जो पूरे भरतपुर जोन के अधिकारी हैं। सीधा उन्हीं के पास होती है या उससे नीचे भी होती है कोई सुनवाई? सर उन्हीं के पास। और अगर मान लो उन्होंने सुनवाई नहीं की, फिर क्या प्रोविजन है? सर उसके अतिरिक्त भरतपुर संभाग में एक अपील प्राधिकारी बैठते हैं, उनके पास भी जा सकते हैं। ठीक है, आरटीआई के बारे में बताओ। सर राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में लागू किया गया, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति किसी भी लोक सेवा या लोक विभाग के माध्यम से कोई भी सूचना अपनी चाही गई इच्छित प्रारूप में प्राप्त कर सकता है। मेरी व्यक्तिगत सूचना कोई आदमी लेना चाहे तो ले सकता है? जी सर नहीं। क्यों? किस कानून, किस धारा के तहत? सर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत यह प्रतिबंधित किया गया है कि वह केवल वही सूचना जो जन कल्याण के लिए उपयोगी हो और किसी व्यक्ति या विशेष से व्यक्तिगत रूप से संबंधित नहीं हो, वह नहीं दी जा सकती। नहीं दी सकती। और मैं सहमति दे दूं तो? सर आपकी सहमति के बाद दी जा सकती है। पक्का? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक। आरटीआई एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि विभाग अपनी सूचनाएं खुद उपलब्ध कराएंगे स्वतः रूप से, कोई मांगे नहीं फिर वो देंगे। जी। है ऐसा कोई प्रोविजन? जी सर, विभाग अपनी सूचनाएं अपनी वेबसाइट के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से, पोस्टरों के किस धारा में ये प्रोविजन है? सर धारा के बारे में मुझे याद नहीं। जन सूचना पोर्टल क्या है? सर राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है, जिसके माध्यम से कई विभागों द्वारा जो जितनी भी सेवाएं शुरू की जा रही हैं, आमजनों ने एक ही पोर्टल पर एक साथ ही एक तरीके से देख सकता है। भारतवर्ष के अंदर जो है वो या फिर भारत के पहले प्रशासनिक अधिकारी आईसीएस या फिर आईएएस कौन थे? सर जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ, श्री सत्येंद्र सिन्हा जी। सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। इसके लिए कोई एक्ट पारित हुआ था, उसके बारे में कोई जानकारी? सर एक्ट का वर्ष मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित करके यह तय किया गया था कि जो परीक्षा की उम्र है वो कम की जाएगी, जिससे भारतीयों को भी उसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा, भारतीय छात्र भी उसमें पास हो सके, इसके लिए उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे। ठीक है। भारतवर्ष ये जो आईसीएस के एग्जाम पहले एक समय तक लंदन में होते थे, उसके बाद में भारत में होने लग गए। उसके बाद में भारत के अंदर यूपीएससी का जो है वो गठन किया गया। तो यूपीएससी का गठन कब हुआ? सर यूपीएससी का गठन 1919 के अधिनियम के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत सन 1927 में हो, जहां तक मुझे याद है। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, चलिए। भारत में आपने जो है वो बताया कि भारत के पहले आईसीएस कौन थे, उसके बारे में आपको जानकारी है। भारत की प्रथम जो है वो महिला आईसीएस अधिकारी या फिर आईएएस अधिकारी? चलिए ठीक है। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आरसी का अर्थ है आईने से है, कि अगर किसी के हाथ में कंगन है तो उसके लिए आईने की जरूरत नहीं है, वो बिना आईने के भी उन्हें देख सकता है। अर्थात कोई चीज आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखी हुई है तो उसके लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सांप सूंघना एक मुहावरा है, उसका एक सेंटेंस में प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोरों का सांप सूंघ गया। पुलिस को देखकर चोरों को जो है सांप सूंघ ही गया। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यदि मैं आपसे जो है वो हिस्ट्री के संदर्भ में कुछ बात करें, हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी आपने, इतिहास? 1857 के क्रांति के अंदर लाखों की तादाद में लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद क्रांति असफल हुई। लेकिन फिर भी आरसी मजूमदार महोदय करके एक थे इतिहासकार, उन्होंने कहा है कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का। उन्होंने कहा क्रांति असफल हो गई तो ठीक है, कुछ अच्छा ही हुआ। किस संदर्भ में कहा उन्होंने ऐसा? सर उनका यह मानना था कि क्रांति के माध्यम से उस समय कई लोगों की मौत हुई, लेकिन भारत की जनता में एक प्रेरणा स्रोत की तरह उन्होंने काम किया, और भारत की जनता जो पहले ब्रिटिश राज स्वदेश उनसे परिचित नहीं थी, वो उन सब नए शब्दों से परिचित हुई, उन्हें स्वदेश और स्वराज की महत्ता समझ में आई, और आने वाले समय में उन्हें इसके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। और हम देख सकते हैं कि अगले 100 सालों से भी कम समय में भारत आजादी को प्राप्त कर पाया। थैंक यू। होम डिस्ट्रिक्ट आपका गंगापुर सिटी है, ये नया जिला बना अभी। कौन कौन से पर्यटन स्थल रहे हैं आप गंगापुर सिटी के अंदर? तो गंगापुर सिटी के अंतर्गत शिवाड़ है, घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके अतिरिक्त अभी हाल फिलहाल में एक वहां खाटू श्याम जी का मंदिर बना है, जो भी नव उभरता हुआ पर्यटन स्थल कहा जा सकता है। महावीर जी के मंदिर के बारे में सुना? सर महावीर जी अभी करौली जिले में ही आता है। करौली जिले में? अच्छा, गंगापुर सिटी में नहीं आया।
ठीक है। भरतपुर में आप कितने टाइम से रह रहे हैं? सर मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है। किला देखा भरतपुर नहीं सर, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला। का? अच्छा, और कहीं अपने कार्यालय के अलावा कहाँ कहाँ गए भरतपुर में? सर मैंने केवला देवी पक्षी अभयारण्य देखा है, इसके अतिरिक्त मैंने गंगा मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर में दर्शन किए। ठीक है। केवला देवी जो गाना अभयारण्य है वो रामसर साइट में इंक्लूड है। रामसर क्या है? सर रामसर ईरान का एक स्थान है जहां पर 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था। उसके तहत विश्व भर में आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक सम्मेलन शुरू किया गया, एक मुहिम चलाई गई, उसी के नाम पर इसे रामसर कन्वेंशन कहा गया। अभी वर्तमान में क्या स्थिति? पक्षियों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? सर पक्षियों की संख्या वर्तमान में घट रही है क्योंकि केवलादेव पक्षी अभयारण्य में जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। वन क्षेत्र या हम कहें कि वहां पर उनके लिए हैबिटेट पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होने के कारण वहां जो प्रवासी पक्षी आते हैं उसमें कमी आ रही है। वहाँ मछलियों से संबंधित भी है? मछलियों की कोई ऐसी कोई कैटफिश प्रजाति है जिसकी वजह से जो वहाँ की लोकल फिश पॉपुलेशन है वो कम हो रही है काफी, ऐसा कुछ है? सर वहां मछलियों की नहीं, बिल्लियों की एक फिशिंग कैट प्रजाति है जिसकी वजह से मछलियों की प्रजाति कम हो रही है। कैटफिश, फिशिंग कैट, फिशिंग कैट है कैटफिश? फिशिंग कैट सर। फिशिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भूकंप से संबंधित अभी रिसेंटली एक ऐप आया है, ऐसा कुछ भूकंप से संबंधित चेतावनी आपको पहले ही मिल जाएगी, गूगल ने लॉन्च किया है, जानते हैं आप इसके बारे में? हाँ जी, गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल का कहना है कि स्मार्टफोन जो भी चार्जिंग से कनेक्टेड होंगे उनके माध्यम से गूगल पहले ही कुछ क्षण पहले ये पता लगा सकेगा कि किसी भी क्षेत्र में भूकंप आने वाला है और उसी स्मार्टफोन के माध्यम से वहां ऊपर उपलब्ध नागरिकों को यह सूचना दी जा सकेगी। चंबल नदी राजस्थान की कौन कौन जिलों से गुजरती है? सर कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, बढ़िया। महिलाओं से संबंधित राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के नाम बताओ, 2 या 3। जी सर, महिलाओं से संबंधित राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की है जो महिला और पुरुष दोनों के लिए एक समान है। महिलाओं द्वारा भी उनका फायदा उठाया जा सकता है। अब जीएसटी विभाग में है, अभी जीएसटी से संबंधित मुख्य विवाद क्या क्या है, डिस्प्यूट्स क्या क्या है? कुछ ऐसे विवाद चल रहे हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में दरों को लेकर या कुछ मुआवजा से संबंधित ऐसा कोई? जी सर, मुआवजे से संबंधित विवाद कोरोना के समय में हुआ था जब जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। तो राज्यों को यह भय था, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे उनको यह भय था कि उनका जो रेवेन्यू होगा वो कम हो जाएगा, तो उसके लिए कंपेंसेशन सेस नामक प्रणाली लाई गई थी। उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद था, परंतु वर्तमान में उसका सुलझाव कर लिया गया है। जीएसटी परिषद के जो निर्णय होते हैं क्या ये बाध्यकारी हैं राज्यों के ऊपर? जी नहीं सर, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। अभी वर्तमान में राजस्थान में कुछ नए खनिज भी खोजे गए हैं, कौन कौन से नए मिनरल्स मिले हैं रिसेंटली? सर पोटाश खनिज खोजा गया है नागौर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्र में, बस इतना। और कहीं लिथियम वगैरह राजस्थान में? सर लिथियम मिला है, लेकिन अभी जीएसआई की रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल फिलहाल में खबर थी कि लिथियम इतना नहीं मिला है कि हम मास लेवल पे उसका प्रोडक्शन कर सकें। सल्फर कोटेड यूरिया ये क्या होता है? सल्फर कोटिंग से क्या लाभ होगा? सर यूरिया की जब सल्फर कोटिंग की जाती है तो उसके माध्यम से वो जब पौधों को दिया जाता है तो उसमें यूरिया स्लो रिलीज होगा। इसके माध्यम से ये पौधों को लंबे समय तक उपलब्ध होगा और जो रासायनिक प्रदूषण की समस्या होती है और मिट्टी में वह भी नहीं होगी। सर अभी आप सोच रहे हैं कि सल्फर कोटिंग यूरिया, अब हमारे राजस्थान में एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्याएं हैं? सर राजस्थान में अगर हम कृषि का जीडीपी में अनुपात देखें तो वह अभी भी 28.95% है और जनसंख्या कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है, अर्थात राजस्थान में कृषि क्षेत्र पर दबाव बहुत अधिक है। इसके अलावा राजस्थान में अगर हम पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की तुलना करें तो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण एवं जलवायु अनुकूल नहीं होने के कारण कृषि में इतनी उत्पादकता नहीं है, जिसके माध्यम से लोगों को दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करना पड़ता है एवं कृषि के ऊपर निर्भर लोगों की आजीविका पर क्या सुधार किए जा सकते हैं आपके दृष्टिकोण से? सर राज्य सरकार द्वारा जैसे कुसुम योजना शुरू की गई है, तो बंजर भूमि पर हम सोलर प्लांट लगाकर उनको आजीविका का दूसरा मॉडल उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन एवं पर्यटन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन के रूप में भी कृषकों को एक आजीविका का विकल्प दिया जा सकता है। ओके, मतलब कृषि सुधार से संबंधित जो है वो दूसरे कृषि से निकाल के उनको अल्टरनेट क्षेत्रों में लेके आए? नहीं सर, दोनों चीजें की जा सकती हैं। कृषि पर दबाव कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है और कृषि में सुधार करने के लिए जो भी सिंचाई सुविधाएं हैं, उन्नत बीज हैं, उनको सॉइल हेल्थ स्कीम के तहत क्या उर्वरक दिए जाने चाहिए और क्या उर्वरक नहीं डाले जाने चाहिए, उनके बारे में जागरूक। थैंक यू।
Thank you. थैंक यू सर।